हेलो बच्चों, मैं अमीप्रा पार्वती बेन हीरापुरा कन्या विद्यालय के ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कहानी पढ़ेंगे। उसका नाम है दाजियू। दाजियू एक ऐसी कहानी है जिसमें एक छोटे से बच्चे की बात बताई गई है। पहाड़ों में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा एक होटल में काम करता है और होटल में जो एक व्यक्ति आता है जो उसके गांव के पास के गांव का है, उससे वो इतना नाता बना लेता है कि अपने बड़े भाई की तरह उसे मानता है। और बाद में क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक का नाम है शेखर जोशी। शेखर जोशी जी का जन्म 10 सितंबर 1932 में अल्मोड़ा यानी कि उत्तरांचल के ओलिया नामक गांव में हुआ था। आपने केकड़ी और अजमेर में स्कूल की शिक्षा प्राप्त की है। शेखर जी है वो कहानी के लेखक माने जाते हैं और उसने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोसी का गटवार, साथ के लोग, दाजियू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से भी आप सम्मानित हुए हैं। दाजियू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। तो चलो आज हम कहानी पढ़ेंगे दाजियू। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। उसे यानी किसको? जो ये कहानी का नायक है, उस लड़के को। उसका गोरा चिट्टा रंग था, नीली शशफाक आंखें, सुनहरी बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद सी फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। छोटा सा बच्चा है, 9 या 10 साल का, गरीब का बच्चा है, इसलिए वो अपने घर से निकलकर एक काफे है उसमें वो नौकरी करता है और जगदीश बाबू है उसको वहीं पर देखते हैं। गोरा चट्टा उसका रंग है, सुनहरी आंखें हैं और तितली की तरह वो इधर उधर थिरकता रहता है, ऐसा वो बच्चा है। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था। जब वो पहली बार उसको देखते हैं तो वो अपना काम कर रहा था, मेज पर जो प्लेटें थे उसको उठा रहा था। और जब वे वापस ही एक कोने में टेबल पर बैठे तो वो सामने था, मानो घंटों से उसकी उस स्थान पर आने वाली व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा सा झुका और मुस्कुराया, पर उसने उसी मौन से जैसे सारा मीनू समाहित था। यानी कि वो मीनू बताना चाहता था। मीनू यानी मेनू, जो हम कैफे में जाते हैं या होटल में जाते हैं तो हमको देते हैं कि भाई आपको क्या खाना है, क्या पीना है। तो ये लड़का भी उसी प्रकार उसको एक सम्मान भरी नज़र से मीनू बताता है। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वो एक बार पुनः मुस्कुरा कर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। यानी वो बहुत स्फूर्तिला था, एक ही ऑर्डर में वो तुरंत जाता था और तुरंत आ जाता था। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जानवर वातावरण में रहकर भी शून्यपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वो पराया है, कितना अपनत्वहीन है, पर यह कारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति इसके अलगाव में भी जुड़ी होती है। बिछोह या विरक्ति भी किसी कथा के मूल में है। इस कथा में जगदीश बाबू है, वो अपने गांव से आए हैं, परिवार से दूर है, अकेले हैं और जब ये कैफे में आते हैं तो उसको उसका एकाकीपन है वो घेर लेता है। वो सोचते हैं कि एकाकीपन कैसी चीज़ है, ये मनुष्य की एक भावना है। मनुष्य जब अकेला होता है
तो लाखों लोग में भी वो अकेला पाया जाता है, क्योंकि यहाँ लाखों लोग हैं, कई लोग हैं, आते जाते हैं, लेकिन उसका अपना यहाँ पर कोई नहीं है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं, चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है, यानी कि अपना कोई नहीं है। यहाँ पर कई लोग आते जाते हैं, शोरगुल है, चहल पहल है, लेकिन फिर भी वो अकेले हैं। शायद कुछ दिन रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है यह अपना ही अपनेपन की सीमा से दूर कितना दूर है। और जब उन्हें अनायास ही याद आने लगता है अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट के शहर, कैफे, होटल, अकेले बैठे हैं बिल्कुल जगदीश बाबू। और इसलिए उसको क्या होता है, अपना गांव याद आता है, अपना शहर याद आता है, कॉलेज याद आता है, शोरगुल याद आता है, इसलिए कि वो अकेले हैं, उसके साथ यहाँ बोलने चलने वाला कोई नहीं है। चाय साहब, जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों का ही ध्वनि वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। रिक्तता यानी खालीपन। वो बिल्कुल खाली थे, यहाँ पर कोई नहीं था, अकेले थे। और वो लड़का आकर उसको कहता है कि चाय साहब, तब उसको लगता है कि मेरा जो खालीपन है वो ये लड़का भर देगा। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? वो लड़का है वो पहाड़ का था, पहाड़ में रहने वाला था, इसलिए जगदीश बाबू उसको पूछते हैं कि तुम किस पहाड़ के हो? पहाड़ तो बहुत सारे हैं, आबू है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, शिमला है, किस पहाड़ में तुम्हारा घर है? इस बात शायद इस पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा, यानी कि वो अल्मोड़ा का रहने वाला था। अल्मोड़ा में कौन सा गांव? क्योंकि पहाड़ है उसमें भी छोटा छोटा गांव, छोटे छोटे गांव होते रहते हैं। विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टहलता हुआ सा बोला, वो तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर होगा। यानी कि वो लड़का नहीं जानता कि जगदीश बाबू भी पहाड़ के हैं, इसलिए वो सोचता है कि शायद साहब को मेरा गांव है उसका नाम मालूम नहीं होगा, इसलिए वो टहलता टहलता बोलता है कि सर मेरा गांव तो बहुत दूर है, फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा, डोटिया लगो। वह सकुचता हुआ सा बोला, यानी कि उसका जो गांव है उसका नाम है डोटिया लगो, जो बहुत पहाड़ में है, छोटा सा है। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, यानी कि जो वो एकाकीपन थे उसकी जो स्याही है वो दूर हो जाती है, इसलिए ये जो लड़का है उसके पास ही के गांव का था। जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकला, चाहकर भी वह नहीं निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा है, यानी कि दोनों को एक अपनत्व की जरूरत थी। जगदीश बाबू भी किसी को चाहते थे कि मेरे गांव का, मेरे आसपास का कोई हो, और वो जो लड़का था मदन, वो भी चाहता था कि कोई मेरा हो। जब वो सोचता है कि ये जगदीश बाबू मेरे पास ही के गांव के हैं, तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसके हाथ में जो ट्रे थी वो लगता है कि अभी अभी गिर जाएगी, और उसका सारा चेहरा है, बदन है, वो प्रसन्न हो जाता है। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईसा यानी उसकी माँ, बाबा, दीदी, फूली यानी उसकी छोटी बहन, दाजियो यानी कि बड़ा भाई, वो सब उसको याद आ जाता है, क्योंकि बेचारा 9-10 साल का लड़का है, सभी को छोड़कर यहाँ आया है। और जब जगदीश बाबू उसका नाम या गांव बताते हैं तो उसको सभी याद आ जाते हैं, अपने माँ याद आ जाती है, भाई याद आ जाता है, दीदी याद आ जाती है, सब उसको याद आ जाता है। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी की छाया निकट जान पड़ी। ईसा नहीं, बाबा नहीं, दीदी नहीं, फूली
नहीं, दाजियो, हाँ दाजियो, दाजियो यानी बड़ा भाई। उसको लगता है कि ये मेरे माँ जैसे नहीं है, पिता जैसे नहीं है, छोटी बहन जैसे नहीं है, बड़ी बहन जैसे नहीं है, लेकिन किसके जैसे हैं? तो तुरंत उसके मन में आ जाता है कि ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजीबोपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजियो, जय हिंद। दाजियो, आज तो ठंड बहुत है। दाजियो, क्या यहाँ भी यू यू यानी कि हिम पड़ेगा? वो जय हिंद कहता है, जय हिंद यानी जय हिंद। उसको बुलाता है, उसको बार बार पूछता है कि क्या है, आपको क्या चाहिए, आज हिम पड़ेगा या नहीं। दाजियो, आप तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बोई की आवाज़ पड़ती और मदन उसी आवाज़ की प्रतिध्वनि में पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर आते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजियो कोई चीज़? पानी लाओ। लाया दाजियो। शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ बाप अपने बेटे को चूमते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद देखिए, अब कहानी है वो हमारी यहाँ से मोड़ लेती है, पलट लेती है। इसलिए कि जगदीश बाबू इस शहर में आए हैं, उसको कुछ दिन हो जाता है, वो एक बड़े साहब है, यहाँ उसको जानने पहचानने वाले मिल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफे नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजियो कहलाना अच्छा नहीं लगता और मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजियो ऐसा कहता रहता है। देखिए, मदन है, उसमें कुछ तफावत नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन जगदीश बाबू है, वो एक अधिकारी थे, साहब थे, और इसलिए उसका जो वर्तन है उसमें परिवर्तन आ जाता है। मदन है, वो अभी भी जगदीश बाबू को अपना समझता है, लेकिन जगदीश बाबू है उसमें ऐसा नहीं है। मदन, इधर आओ। आया दाजियो। दाजियो शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे टिक नहीं सकी। दाजियो, चाय लाऊं? चाय नहीं। लेकिन जब दाजियो दाजियो क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल है या नहीं तुम्हें? देखिए, अब जगदीश बाबू के सामने उसकी प्रेस्टीज आ जाती है, उसका ओहदा आ जाता है। वो ऐसा मानने लगते हैं कि ये जो पहाड़ी लड़का है, जो होटल में काम करता है, ऐसे लड़के के साथ मेरे जो ये संबंध है वो अच्छे नहीं है। जब उसका कोई नहीं था तब तक वो लड़के के साथ अच्छी तरह से रहते थे, उसके साथ संबंध रखते थे, लेकिन जब उसका परिचय दूसरे लोगों से हो गया तो वो लड़के को तुच्छ मानने लगते हैं। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तनमना गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझा ही सब कुछ समझ गया। देखिए, प्रेस्टीज वो इंग्लिश शब्द है, मदन है वो उसको समझ नहीं पाया, लेकिन जगदीश बाबू के चेहरे का जो भाव है, कहने का जो तरीका है, उससे वो समझ गया कि ये मेरे दाजियो है, वो अब दाजियो नहीं रहे, उसके मन में मेरे प्रति अब कोई भाव नहीं रहा। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार की गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों के सर में कोठरी में सिसकिया भर भर रोता रहा। उसको बहुत दुख लगता है। मैनेजर से वो छुट्टी ले लेता है, कहता है कि मेरे सर में दर्द है, अपनी कोठरी में जाता है और बहुत देर तक वो रोता रहता है। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा कि जैसे किसी ने उसे ईजा की गोद से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर, अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य को निश्चय करता है कि भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। यानी कि वो बहुत कुछ दिनों से यहाँ पर था, लेकिन आज उसे ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ खो गया है,
किसी व्यक्ति ने मुझे मेरे बाबा की बाहों से, माँ के आंचल से, दीदी की गोद से मुझे ले लिया है और फिर मैं अकेला हो गया हूँ। क्योंकि जगदीश बाबू का ऐसा व्यवहार है, वो बच्चा सहन नहीं कर पाता है और उसी प्रकार वो रोता रहता है। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे में जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वो दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर भी मदन आया। आज उसके मुंह पर वो मुस्कान नहीं थी और नहीं उसने क्या लाऊं दाजीव कहा। स्वयं जगदीश बाबू को कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजीव कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वो चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। छोटा सा बच्चा है, होटल में काम करता है, लेकिन वो जान जाता है कि ये साहब है वो हमारे गांव के नहीं रहे, मेरे परिचित नहीं रहे। दूसरे दिन जब जगदीश बाबू जाते हैं, उसको बुलाते हैं, तो वो खोया खोया सा लगता है। उसका जगदीश बाबू का एक मित्र था हेमंत, उसका सहपाठी था। दोनों उसको बुलाते हैं, ऑर्डर देते हैं, फिर भी वो लड़का ऐसे ही उसको ऑर्डर दे देता है। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। देखिए, जगदीश बाबू जानते हैं कि ये लड़का किस गांव का है, कहाँ का है। उसका मित्र उसको पूछते हैं कि शायद पहाड़िया यानी कि पहाड़ का लड़का है, फिर भी जगदीश बाबू क्या करते हैं, रूखेपन के साथ अपनी बात का विषय है उसको बदल ही देते हैं। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजियो आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का क्या ख्याल नहीं है तुम्हें? देखिए, दोनों जानते हैं, हेमंत नहीं जानता, जगदीश बाबू भी जानते हैं कि किस प्रकार मैंने इस लड़के के साथ व्यवहार किया, और मदन भी जानता है कि किस प्रकार जगदीश बाबू ने मेरे साथ व्यवहार किया। उसको सब याद आ जाता है कि किस प्रकार जगदीश बाबू ने मेरा नाम पूछा था, किस प्रकार उसके साथ मेरी मित्रता हो गई थी, किस प्रकार मैं उसका काम करता था। लेकिन फिर भी वो मौन रहता है और जगदीश बाबू भी मौन रहते हैं। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वो ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे, संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया। यानी कि हेमंत के पूछने पर भी वो लड़का है वो अपना नाम नहीं बताता है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। बच्चों, इस कहानी पर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो मदन है, वो छोटा सा बच्चा है, लेकिन जब एक भावना से वो जगदीश बाबू के साथ बंध जाता है और जगदीश बाबू जब उसको धोखा देते हैं, तो उस छोटे से बच्चे की भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंचती है। तो हम बड़े हैं तो क्या हुआ, छोटे लोगों की भावना की भी हमें कदर करनी चाहिए, ऐसा इस कहानी पर से हमको सीख मिलती है।